हेलो एवरीवन। अब हम यूनिट 4 एक वीडियो में कवर करेंगे। यूनिट 4 में जो टॉपिक्स हैं वो पहला टॉपिक है कॉलेजियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड लॉयलिटी। ये तीनों टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं इस प्लेलिस्ट में। आप इस प्लेलिस्ट की 4th वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ये टॉपिक्स ऑलरेडी आते होंगे। देन सेकेंड टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैंने लास्ट वीडियो मतलब यूनिट 3 की वीडियो में कवर करा है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये टॉपिक आपको ऑलरेडी आता होगा। द थर्ड टॉपिक है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन is maximum profitable utilization of our production capacity by proper and efficient use of our resources। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। किस तरीके से निकालोगे? जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करके, एफिशिएंटली यूटिलाइज करके। और रिसोर्सेज क्या क्या होंगे? वो मैन हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, आपके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। फोर्थ टॉपिक यूनिट 4 का है टीम वर्क स्पिरिट। ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा। टीम वर्क स्पिरिट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिंक बिटवीन द स्टाफ एज अ ग्रुप विच वर्क्स क्लोजली टुगेदर एट अ हैप्पी प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। जो भी स्टाफ है वो आपस में लिंक्ड रहे एंड एज अ ग्रुप वर्क करे और एक जो वर्क प्लेस है वो हैप्पी प्रोडक्टिव वर्क प्लेस बने। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में ताकि इंकरेजमेंट हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जूनियर्स हैं तो वो सीनियर लेवल पे बात ना कर सकें। अगर आपने देखा हो तो कॉर्पोरेट्स में एक रूल है कि सर मैम नहीं बोलना है, तो उससे क्या होता है कि एक जो हिचक होती है किसी से बोलने की तो वो नहीं रहती। इसी तरीके से हमें भी इनफॉर्मल मेजर्स लेने चाहिए ताकि टीम वर्क स्पिरिट बना रहे। मैनेजर्स मतलब जो सीनियर मैनेजर्स हैं और जो जूनियर्स हैं वो एक ही एरिया पे बैठें। अलग अलग बैठेंगे तो फिर बातचीत नहीं होगी, तो इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। टीम वर्किंग कैन हेल्प नॉलेज ट्रांसफ़र बिटवीन स्टाफ। Obviously, everyone in this team has to communicate and be part in it। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, प्रोएक्टिवली टीम का पार्ट होना चाहिए। टीम वर्क जो है वो एक एंड नहीं है कि आपने टीम के साथ कोलैबोरेट कर लिया तो हो गया। नो, आपको कॉन्टिन्यूसली कंट्रीब्यूट करना होगा और कम्युनिकेट करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी आए। फिफ्थ टॉपिक है यूनिट 4 का वर्क कल्चर एंड टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 12.5 मार्क्स का एंड टर्म एग्जाम में पहले भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, तो ये ध्यान से सुनना। वर्क कल्चर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशंस विजन, वैल्यूज, नॉर्म्स, सिंबल्स, लैंग्वेज, अजम्पशंस, बिलीफ एंड हैबिट्स। सिंपली वर्क कल्चर का क्या मतलब है? किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से गवर्न हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं और एट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। Organizational culture may affect how much employees identify themselves with their organization and are satisfied with their job। ये तो ऑब्वियस सी बात है, वर्क कल्चर अच्छा होगा तो एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। अब हमारे पास जो वर्क कल्चर है वो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड weak culture। In strong culture, employees have a sense of empowerment and understanding of the company goals, regulations and philosophy। I hope it is understood। And weak organizational culture क्या है? Wherein employees are lost, unmotivated and operate under a regime of fear। डर के मारे वहाँ पे काम कर रहे हैं। In order to increase productivity, growth and efficiency and reduce the counterproductive behavior, organizations should strive for what is considered as healthy organizational culture, which includes appreciation, fair treatment of each employee, employees' pride and enthusiasm, equal opportunity, strong communication, strong company leaders। ये सब चीज़ें अगर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी जाएंगी, ऑब्वियसली आपको कहीं पे अप्रिसिएशन मिलेगा, आपने जो काम करा है आपको उस चीज़ के लिए इनकरेजमेंट मिलेगा। आपको भी अच्छा लगेगा, आप आगे से और ज़्यादा आप 100 का 110% देने की कोशिश करेंगे, राइट। यही है गुड वर्क कल्चर।
देन इसके बाद है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स विद इन अ कंपनी। क्या क्या वर्क कल्चर्स हैं ये? एकेडमिक कल्चर है, नॉर्मेटिव कल्चर है, प्रैग्मेटिक कल्चर है, क्लब कल्चर है, स्पोर्ट्स टीम कल्चर है, फोर्ट्रेस कल्चर है, एक्सपेक्टेशंस कल्चर है, प्रोसेस कल्चर है एंड बेट कल्चर है। सो अगर क्वेश्चन आए तो आप इन सबको लिख दीजिएगा, एक एक दो लाइन इनके बारे में लिख देना, क्योंकि इनको अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यूनिट 4 का टॉपिक 6 है फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। अब इसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो कंपनी को माइंड में रखने चाहिए ताकि उसके एम्प्लॉयज़ जॉब में सेटिस्फाई रहें। तो क्या क्या होगा? पहला, फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। आपको जॉब सिक्योरिटी होगी तो यू विल फील सेटिस्फैक्शन। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, चेक ऑन वर्कलोड एंड स्ट्रेस लेवल। कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि एक एम्प्लॉय के ऊपर कितना वर्कलोड और कितना स्ट्रेस लेवल है। कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, मतलब प्रमोशंस एंड ऑल भी देने चाहिए, या किसी को कुछ आगे फर्दर एनहांस करनी है अपने नॉलेज तो वो ऑप्शन भी कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए हर एम्प्लॉय को। प्रोवाइड न्यू टेक्नोलॉजी, सेम टाइम का काम अगर करते रहेंगे तो बोर्डम होता है। एंड वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब अगर प्रोवाइड करा जाएगा एक कंपनी के थ्रू एक एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय में एक फीलिंग ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन होगी। यूनिट 4 का टॉपिक 7 है नेशनल इंटीग्रेशन। इसको हम दो क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। पहला है डिफाइन द टर्म नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन दो अवेयरनेस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी अमंग्स द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। नेशनल इंटीग्रेशन का वैसे मतलब क्या होता है कि नेशनली सब लोग इंटीग्रेटेड हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इट मीन्स कि हम लोग डिफरेंट कास्ट से हैं, डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, हमारी स्पीकिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, बट वी एज अ होल इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियंस, राइट। तो ये हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन 2 है हाउ एंड वाई डू वी से दैट इंडिया हैज़ यूनिटी इन इट्स डाइवर्सिटी। इसका आंसर तो मैं ना भी पढ़ाऊँ तो भी आप लोग कर लेंगे, बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ। एक यूनिक फीचर है हमारी कंट्री का कि जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, और भी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ वैल्यूज़ लेके आते हैं। डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स है, उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट है, सोशल कस्टम्स अलग हैं, जोग्राफिकल एरिया भी अलग है, क्लाइमेट वाइज भी डिफ्रेंशिएशंस है, बट स्टिल पूरी इंडिया यूनाइटेड है। सो इट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। टॉपिक 8 है एग्जाम्पल्स ऑफ सम इलस्ट्रियस प्रोफेशनल्स। इसके अंदर ना बहुत सारे नाम हैं, मैंने यहाँ पे 2 नाम मेंशन कर दिए हैं। बाई चांस ऐसा कुछ आए तो आप APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में लिख सकते हैं एंड सैम पित्रोदा के बारे में लिख सकते हैं। सो इन दोनों के बारे में मैं बता नहीं रही हूँ बिकॉज इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बट अगर आए तो आपके एटलीस्ट माइंड में हो कि आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ टॉपिक 9। इट इज़ नीड फॉर एथिकल कोड्स। ये ध्यान से समझना, ये कई बार आया हुआ है। एथिक्स की हमने पहले भी बात करी थी। एथिक्स इज अ कोड ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर टू बी अडॉप्टेड इन प्रैक्टिस। Ethics may be defined as a system of moral principles concerning appropriate conduct for an individual or group. Ethics का क्या मतलब है? कोई ऐसे moral principles जो कि govern करेंगे हमारी decision making। अब वो किसी individual के लिए भी हो सकता है या पूरे group के लिए भी हो सकता है। This depends on listening to one's consciousness, ठीक है, and the values they relate to their family, culture and religious backgrounds. हर किसी के ethics different हो सकते हैं depending upon what are the values of their families, from which culture they belong to and which religion background they are from. An ethical code generally implies documents at 3 levels: codes of business ethics, codes of conduct of employees and codes of professional practice. बिजनेस एथिक्स में डिफरेंट टाइप की प्रिंसिपल्स चलेंगे। अगर एक एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स होंगे। देयर आर नंबर ऑफ फॉर्मल एथिकल कोड्स यूजुअली सेट डाउन बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली हर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने एथिकल फॉर्मल एथिकल कोड्स होते हैं कि यही रूल्स, यही आपको फॉलो करने हैं प्रिंसिपल्स। जो एथिकल कोड्स है उसके हमारे पास 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं, बट आई गेस अभी के लिए इतना बहुत है। एथिकल कोड्स के बारे में आपको समझ आ गया, कुछ और आएगा तो आप इसे इलेबोरेट करके
लिख देना। यूनिट 4 का टॉपिक 10 है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है, ध्यान से सुनना। सिंस 1965 द CSI हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन गाइडिंग द इंडियन IT इंडस्ट्री। इट हैज़ 66 चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया, 381 स्टूडेंट ब्रांचेस एंड मोर देन 50,000 मेंबर्स। मिशन क्या है CSI का? टू फैसिलिटेट रिसर्च, नॉलेज शेयरिंग, लर्निंग, कैरियर एनहांसमेंट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ IT प्रोफेशनल्स। मतलब बेसिकली कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या करती है, काफ़ी वास्ट सोसाइटी है ये, एंड IT प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है रिसर्च वर्क में, नॉलेज शेयरिंग में, लर्निंग में, किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए उस चीज़ में, एंड ये फंडिंग भी देती है रिसर्च पेपर के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड किसी ने अगर कोई पेपर लिखा है, रिसर्च पेपर, उसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको दिखाना है तो वो उसके लिए भी फंड प्रोवाइड करती है ताकि वो विजिट कर पाए। द सोसाइटी हैज़ अ वेल डेवलप्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट ब्रांचेस ऑल अक्रॉस द कंट्री। CSI हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल डायरेक्टरेट विच undertakes activities related to certification of professionals related to latest technologies। बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स भी CSI में बने हैं ताकि हम डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट रिसर्च एरिया में प्रमोट कर सकें। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ई-गवर्नेंस में, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में। कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं जो कि IT प्रोफेशनल्स के लिए अप्रूव करे गए CSI से। वो क्या है? फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल, यूज द कोड्स ऑफ प्रैक्टिस कन्वेड बाय द CSI, नॉट मिसयूज हिज authority, comply with the Indian laws, uphold the image and reputation of the CSI, maintain integrity. In case of breach of the code of ethics, CSI has formed procedure for action against such member. So this was about CSI. I hope आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। टॉपिक 11 है यूनिट 4 का एथिकल ऑडिट। इस पे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है शॉर्ट नोट की फॉर्म में, ध्यान से सुनना। एन एथिकल ऑडिट इज एन इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसेसेस और सिस्टम्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद एथिक्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। सो एथिकल ऑडिट क्या है? एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना कि जो भी सिस्टम या प्रोसेसेस हो रहे हैं वो आपके कंप्लायंस और एथिक्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू हाउ वेल या फिर हाउ पुअरली अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग इन एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इट्स इंडस्ट्री और सोसाइटी इन जनरल। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन बैठती है कि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, एंड वो एथिकल स्टैंडर्ड जो उसकी इंडस्ट्री के लिए सेट करे गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस इज एथिकल ऑडिट। Ethical audit is designed to dig deep into the practices of a business and its dealing to see how closely a company follows its own rules, as well as how far it complies with any external guidelines and nationally recognized standards regarding ethics. देन हमारे पास लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 12 इज डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड्स। मतलब इसमें इंजीनियर ग्रेजुएट्स के बारे में ही बताना है। इसमें ना आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिख सकते हैं जो मैंने 5th वीडियो में कवर करा था, इंजीनियर एज अ रोल मॉडल। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में ऊपर जो 5th वीडियो है वही इसका आंसर है। इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें स्टार मार्क भी ऑलरेडी हो रखा है। सो आप 5th वीडियो अगर आपने पढ़ी है तो ये आपका टॉपिक ऑलरेडी हो गया। सो मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये 4th यूनिट कंप्लीट करी है। देयर वाज सम इश्यूज, पावर कट भी था, स्टिल मैंने पावर कट में भी बना दिया है। आई होप समझ आया होगा आपको, एंड कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आपका एग्जाम अच्छा जाए। बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके